सुबह 9 बजे राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़ भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे राहुल अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय सुनील आता है और राहुल के कंधे में हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार राहुल, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तू फिर से जॉब में ऑफिस जा रहा है। यार, पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा। भाभी भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। सुनील बोला जा रहा था, लेकिन राहुल था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर सुनील ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? राहुल तब भी चुपचाप था। यह देखकर सुनील ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी, यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक तो है ना? राहुल ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। अनीता मेरे जैसे नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती, उसका रहन सहन, उसका स्वभाव। यार हमेशा बाइबिल पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना, यार ये भी कोई जिंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ, गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे जिंदगी बर्बाद हो गई है। सुनील ने कहा, अरे तू भी क्रिश्चियन है ना? हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम लोग बड़े दिन में और ईस्टर आदि में ही चर्च जाते हैं। यार हर समय बाइबिल की बातें और यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी चर्च में रह रहा हूँ। सुनील ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे। भाभी को नई नई है दिल्ली में, सब कुछ सीख जाएगी। राहुल ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। आज राहुल और अनीता को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन राहुल अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह अनीता के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी, वापस आने में आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक जरूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज का बहाना हो गया था। अनीता जब भी पानी या चाय देती तो राहुल उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ाता कि कहीं उंगलियां स्पर्श न हो जाए। अनीता वो प्रयास करती कि कैसे वो राहुल को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगती, यूट्यूब से देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम राहुल गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत राहुल ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो राहुल के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाजा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि राहुल बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि राहुल और अनीता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अनीता से बहुत प्यार करती थी। कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते थे, क्योंकि इतने दिनों में अनीता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि अनीता ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे, बिटिया अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। अनीता
अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन राहुल का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही था जैसे वो राहुल के लिए कर रही थी बोझ है। अनीता ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में राहुल से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सजा सह रही है जो उसने कभी की ही नहीं है। वो ऐसा सोच ही रही थी कि राहुल ने चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफिन लगा दिया है क्या? अनीता ने टिफिन उठाकर राहुल की ओर बढ़ाते दिया, लेकिन जैसे ही राहुल ने टिफिन का हैंडल पकड़ा, अनीता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। और राहुल कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके देखता हूँ। अनीता की ये बात जैसे राहुल के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों यह सब कुछ हो रहा है। अनीता सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों? जो भी हो अंदर से कहीं लग रहा है चलो अच्छा है बला टली। वो अपने घर चली जाएगी, कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा लूंगा, वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आजाद हो जाऊंगा। वो इस उधड़ बुधड़ बुन में पूरा दिन कुछ काम न कर सका और टिफिन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर में पड़ी हुई है, उसे बहुत तेज बुखार है। अनीता ने कहा, सुनिए माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए, मैं सुबह से कह रही हूँ चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मान नहीं रही है। माँ कहराते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। राहुल ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कह, अरे माँ बुखार से आपका शरीर दब रहा है। तुरंत ओला से टैक्सी मंगाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा। पूरे रास्ते अनीता माँ को संभालती रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, राहुल की माँ के पेट में रसोली है जिसका ऑपरेशन जल्द ही कराना बहुत जरूरी है। राहुल के पूछने पर डॉक्टर ने बताया 5 लाख की जरूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे का इंतजाम करने के लिए। यह सुनकर राहुल के डर के मारे माँ हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था। दोस्तों, पार्टी देने में उसके सारी जमा पूंजी भी चली गई थी, लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्त ने कुछ न कुछ बहाना लगाकर और दुख जताकर फोन रख दिया। उसने ऑफिस में फोन किया, वहां से भी मालिक ने कह दिया, देखो राहुल, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और अपने पहले भी एडवांस ले चुके हो। सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। राहुल पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतजाम में जहां जा सकता था वहां गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधा डॉक्टर के कैबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर मुझे 2-3 दिन का और वक्त दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राहुल रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दी है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर है।
वो अब बातें भी कर सकती है। आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। राहुल को ये सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज वार्ड में माँ के पास पहुंचा तो देखा माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी है और अनीता उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। राहुल को आज अपना कद अनीता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात जीसस से प्रार्थना की है। इनके जीवन के लिए राहुल अनीता से नजरें नहीं मिला पा रहा था। फिर भी नीचे देखते हुए बोला, अनीता कहाँ से इंतजाम हुआ इतने सारे पैसों का? अनीता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर भी थे। उन्हें बेचकर माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और अनीता का हाथ राहुल के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। राहुल की आंखों में पश्चाताप के आंसू अनीता के हाथों में गिर रहे थे। दोस्तों, आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।